हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जो सीरीज होगी वर्डप्रेस के ऊपर। तो इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा, वर्डप्रेस क्या होता है, क्यों वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड में इतना पॉपुलर क्यों है वर्डप्रेस। इसके बाद हमें वर्डप्रेस में अगर अपनी थीम बनानी हो, हमें वर्डप्रेस में अपना प्लगइन बनाना हो, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वर्डप्रेस में चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके ये सीरीज में डिटेल आउट करके बताऊंगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली मेन फोकस है इस चीज़ के ऊपर कि वर्डप्रेस क्या है, हमें अगर वर्डप्रेस डाउनलोड करना है हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस को, हमें सेटअप करना है हम सेटअप कैसे करेंगे, और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोग थीम के बारे में लेंगे, टेम्पलेट के बारे में लेंगे जिसे हम बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या है। अगर मैं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखूंगा तो विकिपीडिया ये बोलता है कि वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन PHP एंड पेयर विद अ MySQL डेटाबेस। तो अगर इसको समझें तो क्या है कि वर्डप्रेस जो है एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि PHP में लिखा हुआ है और जो कि MySQL डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। एक्चुअली में जो वर्डप्रेस है वो दो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, एक आपका MySQL है और एक MariaDB है। तो ये दो डेटाबेस के साथ ही कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दो चीज़ें हैं। एक तो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ होता है कि जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। और सेकेंड चीज़ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट चीज हम ये समझते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं CMS, a non-technical person can also manage website content easily। तो CMS का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि CMS की हेल्प से कोई भी नॉन टेक्निकल इंसान, मतलब जिसको कोडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी अपने कंटेंट को मैनेज कर सकता है वेबसाइट के। देखिए इसका मतलब पहले हम समझते हैं। अब आप एज्यूम करके चलिए कि आपके पापा हैं, उनको कोडिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। अब उनके पास एक वेबसाइट है। अब उनको अगर अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपडेट करना है, वो कैसे अपडेट करेंगे? उनको कोडिंग तो आती नहीं है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कि जिससे भी उन्होंने वो वेबसाइट बनाई है उन्हें उसके पास जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे ये वेबसाइट का कंटेंट जो है ये अपडेट कर दो। तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा जिससे भी आपने वेबसाइट बनाई है। पर CMS में अगर वो वेबसाइट बनी है तो आपको एडवांटेज ये है कि आप अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की आपको नॉलेज है, बस ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको इतना आता हो, अगर आपको वो आता है तो भी आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो CMS हो गया। पर आज की डेट के जो CMS हैं जैसे कि वर्डप्रेस है, ये इतने ज़्यादा एडवांस CMS हैं जो वेबसाइट का कंटेंट तो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेबसाइट को पूरा पूरा मैनेज भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई नया पेज बनाना है, कोई सेटिंग अपडेट करनी है, सब कुछ है इन CMS के पास। तो ये बेसिकली आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इनिशियल रिलीज डेट, वर्डप्रेस जो फर्स्ट आया था वो आया था 27 मई 2003 में। तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम एक बार इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 27 में 2003 की बात है जब वर्डप्रेस आया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां तक मुझे याद आता है 2006 की बात है ये। और वो टाइम पे मैं मेरे इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में आया था। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस का नाम सुना था। और अगर मैं इनिशियल डेज में चलूँ और अगर मैं आपको बोलूँ 2000
2011 तक की अगर मैं बात करूं, आज की बात नहीं करता हूं, मैं 11 तक की बात करूं, तो वो टाइम तक वर्डप्रेस जो था वो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। 2011 और मे बी आप बोल सकते हैं 12 तक, एक्चुअली 12 नहीं 11 में ही ख़त्म हो गया था, मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। जो 2011 तक का सबसे जो पॉपुलर सीएमएस हुआ करता था, वो सीएमएस का नाम था जूमला। जुमला वो सीएमएस है जिसका आज की डेट में कोई नामो निशान नहीं है। आज की डेट में कोई जुमला को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न थे। पहला ये था कि जुमला ने उतने अपने आप में अपडेट नहीं किए। जो उसका एडमिन पैनल है वो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं था। कोडिंग लेवल पे ही बात करूँ तो थोड़ा टिपिकल हुआ करता था बाकी और सीएमएस से। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो आज की डेट के जो दो सबसे ज़्यादा पीएचपी के पॉपुलर सीएमएस हैं, उसमें से एक है वर्डप्रेस और दूसरा है ड्रूपल। अगर मैं पर्सनली प्रोस्पेक्टिव से बात करूं आपको, तो ड्रूपल, अगर जहां तक मेरा मानना है, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा रोबोस्ट सीएमएस है ड्रूपल। जब मैं वर्डप्रेस की बात करता हूं तो वर्डप्रेस मेरे लिए वो वेबसाइट को बनाने के लिए अच्छा है जो खाली सीएमएस पे बेस है, जो कंटेंट ड्रिवन है, जिन पे बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है मेरी वेबसाइट में तो मैं वर्डप्रेस को प्रेफर नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा ड्रूपल के पास, अगर मुझे सीएमएस में ही वेबसाइट बनानी है। तो अगर आपको कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आपके पास कंटेंट है बहुत सारा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वर्डप्रेस के पास जाइए। और अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ भी आती हैं तो आप ड्रूपल के पास जाइए। यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं वर्ड में सीएमएस के मार्केट शेयर की बात करूं, मतलब मैं अगर इस चीज़ के ऊपर जाऊं कि इस दुनिया में जितनी भी सीएमएस ड्रिवन वेबसाइट बनती है उसमें से कितनी वर्डप्रेस में बनी है, तो उसका जो आंसर है वो है 61.8%। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब कि अगर इस दुनिया में 100 वेबसाइट बनती है, 100 सीएमएस ड्रिवन वेबसाइट बनती हैं, तो उसमें से अराउंड 62 वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं। तो ये नंबर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा आपको प्लस पॉइंट बताता है कि वर्डप्रेस कितना ज़रूरी है। टोटल पावर्ड बाय वर्डप्रेस, अगर मैं इस दुनिया की सारी वेबसाइट की बात करूं तो इस दुनिया की 36% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। पहले मैंने आपको ये बताया था कि सीएमएस ड्रिवन की मैं जब बात करता हूं, और अब मैं बात करूं कि इस दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है, मतलब आइडियली अगर आप रफली चलें तो इस दुनिया की हर तीसरी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, हर तीसरी वेबसाइट। तो ये एक और भी आंसर है मेरा कि कई बार मैं सुनता हूं कि लोग बोलते हैं कि पीएचपी आउटडेटेड हो गई है, पीएचपी का कोई फ्यूचर नहीं है, पीएचपी में ये, पीएचपी में वो। तो एक बहुत छोटा सा मेरा आंसर है यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में कि अगर आप बोलते हैं कि पीएचपी आउटडेटेड हो गई है, पीएचपी बंद होने वाली है, तो आप ये बोल रहे हैं कि वर्ड की 36% वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस में बनी हुई है और वर्डप्रेस पीएचपी में बना हुआ है, तो वो भी बंद होने वाली है। तो ये सीधा सा आंसर है कि अगर पीएचपी बंद हो जाएगी तो आप देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वर्डप्रेस के पास एक प्लगइन है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जिसका नाम है वूकॉमर्स। तो इस दुनिया में जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनी है उसमें से 30% वेबसाइट वूकॉमर्स में बनी हुई है। तो अगर अगेन आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट भी अगर आपको बनानी है तो आपके पास वर्डप्रेस है और वूकॉमर्स है। जब मैं प्लगइन्स की बात करता हूं तो वर्डप्रेस के अंदर 56,000 फ्री प्लगइन्स है, एक्चुअली में प्लस लिखा हुआ है, तो ये 56,000 से भी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी सोच सकते हैं आपको हर चीज़ का फ्री प्लगइन मिलेगा। प्लगइन क्या होते हैं, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं कि आपको कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए, लेट्स से आपको एक फॉर्म चाहिए, आपको ये चाहिए कि एक इंक्वायरी का फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पावरफुल और पॉपुलर प्लगइन जो है वर्डप्रेस का फॉर्म्स के लिए वो है कॉन्टैक्ट 7। हमें कॉन्टैक्ट 7 को इंस्टॉल करना है
और जहां पे भी दिखाना है आप दिखा सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको फ्रंट एंड पे फॉर्म शो करेगा, ऑटोमेटिकली उसका डेटा डेटाबेस में शो सेव करेगा, ऑटोमेटिकली यूजर को रिप्लाईज भी जाएंगे, सब कुछ अपने आप चलेगा। इंस्टॉल विद इन 3 मिनट्स। मुझे लगता है ये 3 मिनट का जो टाइम है वो भी ज़्यादा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा और आप खुद देख सकते हैं कि आइडियली एक्चुअली में सिर्फ 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी ज़्यादा हो गए हैं। उससे भी कम टाइम में आप वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। wordpress.com। तो वर्डप्रेस की दो वेबसाइट है, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। .org जो है ये वेबसाइट यूज होती है जहां पे आपको पूरे का पूरा सोर्स कोड मिल जाता है वर्डप्रेस का, और .com एक वेबसाइट है जो कि आपको सोर्स कोड नहीं देती। यहाँ पे आपने जो भी वर्डप्रेस में बनाया है वो उन्हीं के सर्वर पे होस्ट रहता है। तो जो wordpress.com है उसके मंथली व्यूज जो है वो 400 प्लस मिलियन है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा पॉपुलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट लगता है कि इस दुनिया की जो 100 वेबसाइट है उसमें से 14.7 वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है। तो ये बेसिकली कुछ एक इंट्रोडक्शन था जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था वर्डप्रेस के लिए। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें वर्डप्रेस को कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे सेटअप करना है। तो अब हम उस स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस अंडरस्कोर न्यू नाम से एक फोल्डर बना लिया है मेरे एग्जाम पे, और एक मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया है। अब हम चलते हैं गूगल पे और हम सबसे पहले टाइप करते हैं खाली वर्डप्रेस। मैं ये हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस डाला। तो देखिए जब भी आपने वर्डप्रेस यहाँ पे टाइप किया तो आपके पास दो वेबसाइट आती है, एक तो wordpress.com आती है और एक .org आती है। तो जो आपका wordpress.com है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको ऑलरेडी होस्टेड सारा का सारा डेटा देती है। तो इसके लिए आपको कुछ भी होस्टिंग किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ होस्टेड कंपनी है जो कि वर्डप्रेस का ही एक पार्ट है। लेकिन हमारा जो मेन काम है वो है डाउनलोड करने पे। तो हम जाते हैं यहाँ पे wordpress.org में, और यहाँ से अगर आप मेन वेबसाइट पे भी आए तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सब मिलते हैं वो ऊपर दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट वर्डप्रेस। गेट वर्डप्रेस पे चलते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा जो वर्डप्रेस था वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। करीब ये 12.5 MB का है जो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम यहीं पे चलते हैं। और जो मैंने आपको थीम्स बताई थी और एक प्लगइन बताया था, सो वर्डप्रेस के साथ जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको n नंबर ऑफ थीम्स मिलेंगी, आपको n नंबर ऑफ प्लगइन्स मिलेंगे। देखिए ये अगर आप थीम्स पे जाते हैं तो आपको देखिए कितनी अच्छी थीम्स है। अगर मैं जाऊँ इसमें मोर इन्फॉर्मेशन में जाऊँ यहाँ पे, और ये देखिए आपको कुछ प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए आपको इस तरीके की जो थीम्स हैं वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जाना है, डाउनलोड करना है, 2-3 बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो थीम्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब मैं प्लगइन्स की बात करता हूं तो प्लगइन्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप यहां जा सकते हैं। मैं जैसे कि चलता हूं नीचे के एकमाई दिख रहा है, ये ठीक है, और मैं यहां पे डाल देता हूं फॉर्म। मेरा जो वाईफाई है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस समय, खुलने का वेट करते हैं। डाउनलोड भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, यहाँ पे कुछ ये 0.7 MB बचा है और इधर भी डाउनलोड हो ही रहा है। ओके हो गया। ओके ये प्लगइन्स खुल गए मेरे। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन आ गया जो मैंने आपको बताया था। जैसे ही हम चले यहाँ पे तो देखिए ये इसके एक बार देखिए 5+ मिलियन टाइम, मतलब 5+ मिलियन टाइम लोगों ने ये प्लगइन को इंस्टॉल किया है। आप समझ रहे हैं 5 मिलियन 5+ मिलियन आपका कितना एक नंबर होता है, 50 लाख।
50 लाख बार ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। और मुझे एक्चुअली यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल भी रहा हूँ, ये चीज़ कि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है कि जब वो लोग जिन्हें पीएचपी के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग ये बोलते हैं कि पीएचपी तो ख़त्म होने वाली है, पीएचपी में कुछ है नहीं। तो उन लोगों को एक बस खाली छोटा सा क्वेश्चन है कि 50 लाख बार एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है और आप बोल रहे हैं कि वो प्लगइन जिस लैंग्वेज में बना है, वो जो लैंग्वेज है वो ख़त्म होने वाली है। तो मुझे बहुत हंसी आती है इन चीज़ों को सुन के कि आपको कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई पीएचपी ख़त्म होने वाली है। खैर छोड़ते हैं इस चीज़ को, और अभी हम क्या कर लेते हैं कि जो प्लगइन मैंने डाउनलोड सॉरी ये जो वर्डप्रेस मैंने डाउनलोड करा है, मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं मेरे फोल्डर में डाल देता हूँ जो कि मैंने बनाया था। इसके बाद चलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया मेरा ये। मैं जो जिप एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और जो मेरा सोर्स कोड है उससे मैं वर्डप्रेस अंडरस्कोर न्यू के अंदर डाल देता हूँ, और ये जो मेरा फोल्डर है इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो मेरा फोल्डर था इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। इसको बंद कर लेते हैं अभी जो हमने खोला है सब कुछ, और हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, आपको सबसे जो पहला स्टेप है वो मिलता है लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का। 100+ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें वर्डप्रेस सपोर्ट करता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये कहाँ से पॉपअप खुल रहे हैं पता नहीं, इग्नोर कर दीजिए। ओके, तो इसको छोड़ते हैं, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। और देखिए ये एक सेकेंड, ओके तो जैसे ही मैंने वर्डप्रेस को नेक्स्ट स्टेप पे गया तो मुझे ये नेक्स्ट स्क्रीन मिलती है। ये स्क्रीन मुझे बेसिकली ये बोलती है कि आप अपना डेटाबेस तैयार करके रखिए और नेक्स्ट स्टेप में आपको ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन डालनी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे हमारे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बोलता है कि हमें डेटाबेस एक बना के रखना पड़ेगा। तो मेरा ये डेटाबेस का नाम है वर्डप्रेस अंडरस्कोर न्यू, यूजर नेम मेरा डिफॉल्ट है रूट, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है, होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स। तो टेबल प्रीफिक्स क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए आप लेट से एज्यूम करिए कि आपकी ये डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। अभी क्या हो सकता था कि ये डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल्स हो सकती थी। लेट से एज्यूम मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे पास एक टेबल है यूजर्स नाम से, और मैं इसमें कुछ भी डेटा डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, गो सेव। देखिए अब मेरा जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में ऑलरेडी यूजर्स नाम से एक टेबल पड़ी है। अब देखिए जब मैं वर्डप्रेस को सेटअप करूंगा तो हो सकता है वर्डप्रेस की भी कोई यूजर्स नाम की टेबल हो। तो क्या होगा, वो मेरी टेबल को ओवरराइट कर देगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ओवरराइट करेगा या नहीं करेगा। अगर ओवरराइट कर देगा मेरी टेबल को तो मेरी टेबल चली जाएगी, और अगर ओवरराइट नहीं करेगा तो उसकी अपनी फंक्शनैलिटी नहीं चल पाएगी। इसके लिए वर्डप्रेस बोलता है एक प्रीफिक्स डालने के लिए। जब भी ये प्रीफिक्स के साथ मैं इंस्टॉल करूंगा तो वर्डप्रेस क्या करेगा, जितनी भी मेरी टेबल्स बनाएगा मेरे लिए अब ये वर्डप्रेस की, उनके आगे एक अपने आप प्रीफिक्स ऐड कर देगा WP। तो हमें ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये वर्डप्रेस की टेबल है, ये हमारी टेबल है, और अब हमारी टेबल ओवरराइट भी नहीं होगी। सबमिट कर देते हैं इसे। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता तो हमारी यहाँ पे एरर आती, और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन आ गया। हमने क्लिक कर दिया, एक बार देखते हैं यहाँ पे, अभी तक कोई भी यहाँ पे डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं बनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं इसका नाम क्या है। लेट्स से मैंने ये वेबसाइट का नाम दे दिया वर्डप्रेस न्यू। यूजर नेम क्या है मेरा, मैंने यहाँ पे डाल दिया एडमिन। पासवर्ड मुझे बोल रहा है, मैंने पासवर्ड को भी डालता हूँ एडमिन एडमिन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एडमिन एडमिन डाला तो इसने बोल दिया कि ये तो वीक पासवर्ड है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे यही चाहिए। ईमेल आईडी, मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो देखिए क्या होता है कि देखिए जब भी आप आपकी वेबसाइट बनाते हैं और आप अपनी वेबसाइट को बना के सर्वर पे डाल देते हैं, वो टाइम पे क्या होता है कि जो
सर्च इंजन है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है वो गूगल है। तो गूगल के जो स्पाइडर होते हैं वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते रहते हैं। अब अब देखिए, आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने सर्वर पे डाल दी, अभी तक आपकी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपकी वेबसाइट में बहुत सारा डमी कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को डमी कंटेंट के साथ लाइव कर दिया तो गूगल क्या करेगा, उसको भी अपने सर्वर पे कैशिंग करके रख लेगा उसकी, और अपने सर्वर पे सेव कर लेगा। अब जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसको वो डमी कंटेंट ही दिखाई देगा सर्च इंजन की लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ये बताने का गूगल को या सर्च इंजन को बताने का कि अभी के लिए हमारी वेबसाइट को आप क्रॉल मत करो। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं, और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग बेसिकली सर्च इंजन को ये बताना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को आप क्रॉल अभी ना करें, जब भी हमारा काम हो जाएगा हम आपको बता देंगे। तो यहाँ से मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ, और जब मैं वर्डप्रेस मेरा सेटअप हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को डिसेबल कर सकते हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। मीनवाइल अगर मैं मेरे डेटाबेस में जाऊं तो देखिए यहाँ पे ये टेबल्स बन के शुरू हो गई है। अब आप एक चीज़ देखिए, मेरी यूजर्स नाम से टेबल थी, इसको भी एक यूजर्स नाम से टेबल की जरूरत थी जिसका नाम था wp_users। अगर वो टेबल प्रीफिक्स का ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता, ये मेरी टेबल को या तो ओवरराइट कर देता या फिर ये अपनी टेबल को बना नहीं पाता। इसीलिए वो एक प्रीफिक्स का ऑप्शन देता है। चलते हैं, इंस्टॉलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो अगर आप देखें, बहुत छोटा सा एक टाइम लगता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में। लॉगिन कर लेते हैं हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था एडमिन। तो ये था लॉगिन पेज, और ये एक बहुत ही सिंपल, सीधा सा, साफ सुथरा सा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है लॉगिन करने के बाद। और अगर आपको फ्रंट एंड देखना हो तो कुछ इस तरीके से आपका यहां पे फ्रंट एंड बनता है। ये आपको वर्डप्रेस ने डिफॉल्ट एक थीम डाल के दे दी है यहां पे। अगर मैं एडमिन पैनल की बात करूं तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग पे। जो हमने सेटिंग में ऑप्शन डाला था वर्डप्रेस को सेटअप करते टाइम पे, वो सारे का सारा ऑप्शन यहां दिख रहा है। हमने नाम डाला था, हमने टाइटल डाला था, वो सब का सब अगर आप यहां से चाहें तो उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। राइटिंग में चलते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में आ जाते हैं। देखिए, ये ऑप्शन हमने इनेबल किया था, और यहाँ से आप उसको चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन करता क्या है अगर मैं ये बताऊं तो, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट का व्यू सोर्स करें तो यहाँ पे इसने एक्चुअली में एक रोबोट्स नाम से टेक्स्ट डाल दिया जिसमें नो इंडेक्स नो फॉलो डाल दिया। अगर मैं इसे हटा के सेव करूं तो देखिए क्या होगा, कि यहां से हट जाएगा। तो बेसिकली जब आप सर्च इंजन को डिसेबल कराना चाहते हैं वहां से वेबसाइट, तो आप एक रोबोट्स का टैग डाल देते हैं जो कि सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट अभी सर्च इंजन पे लिस्टिंग करानी है कि नहीं करानी है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे और ऑप्शन लेके चलूँ तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है आपका परमालिंक का। परमालिंक क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे पेज का या बाकी चीज़ों का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि मेरे पास एक ये ब्लॉग मैंने बनाया था। अभी देखिए क्या है कि एक मेरे पास परमालिंक में ऑप्शन मिलता है प्लेन का। देखिए, मैंने प्लेन में गया और सेव चेंजेस कर दिए। रीलोड करते हैं। देखिए, अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये यूआरएल से मेरी आईडी लेके जाता है। जब मैंने पेज पे क्लिक किया तो ये मेरी यूआरएल से आईडी लेके गया। तो परमालिंक जब आप चेंज कर देते हैं तो वो परमालिंक बेसिकली आपको आपके यूआरएल्स की सेटिंग करने के लिए होता है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे डेट एंड नेम कर दिया और सेव कर देते हैं इसे। ये एरर को आप इग्नोर करिए, ये एक्चुअली मेरे यहाँ पे मेरे जो सिस्टम है उसमें इश्यू है, उसकी वजह से। परमालिंक मैंने चेंज कर दिया डेट एंड नेम में। अब देखिए, अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप यूआरएल देखिए। अब आपका पहले ईयर आ रहा है, फिर आपका मंथ आ रहा है, फिर आपका डेट आ रहा है, फिर आपके पोस्ट का टाइटल आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है, खाली पोस्ट नेम से कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पोस्ट नेम करके सेव कर देता हूँ। रीलोड करके देखिए, अब आपका यूआरएल में खाली पोस्ट नेम आएगा। तो देखिए, आपके पास अपने यूआरएल तक को कंट्रोल करने का आपको वर्डप्रेस में ऑप्शन मिल जाता है परमालिंक में।
अब अगर मैं ऊपर के जो सेक्शन है वो देखूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है पोस्ट का। तो पोस्ट के थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं जब एक कोई पोस्ट डालने गया और रीलोड कर लिया मैंने, और यहाँ डाल दिया मैंने माई फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे मैंने कंटेंट डाल दिया हेलो वर्ल्ड आई एम हेयर, और इसको मैंने सीधा गया मैंने ऊपर और मैंने इसे पब्लिश कर दिया। रीलोड किया, देखिए हमने जो डेटा डाला था वो हमारा यहाँ पे आ गया, मेरा पोस्ट का नाम आ गया और मेरा पोस्ट का कंटेंट आ गया। तो पोस्ट का यूज हम करते हैं जब भी हमें कुछ पोस्ट से रिलेटेड डेटा डालना होता है। पेजेस, पेज आपको पता है ऑलरेडी, जब भी आपको कोई पेज बनाना है तो आप पेज में चले जाएंगे। लेट से हमने एक पेज बना लिया अबाउट अस, और यहाँ पे हमने डाल दिया हेलो अबाउट अस, पब्लिश, रीलोड। देखिए टॉप नेविगेशन पे अबाउट अस आ गया, क्लिक किया तो हमें अबाउट अस का यहाँ पे कंटेंट मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम चलें तो जो हमने इनिशियली देखा था कि विद द हेल्प ऑफ सीएमएस एनी नॉन टेक्निकल पर्सन कैन ऑल्सो मैनेज वेबसाइट कंटेंट इजीली। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप बस खाली एडमिन पैनल से डेटा डाल रहे हैं, वो आपका आ जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग हमारे अपीयरेंस की तरफ, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो अपीयरेंस के थ्रू आप किसी भी थीम को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो मेरी जो थीम है वो 2020 है, जो थीम का मेरा ये नाम है। अगर मैं यहां पे एक्टिवेट कर देता हूं 2017 को, और अगर आप देखिए आप होम पेज पे आए, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का पूरा यूआई चेंज हो गया। देखिए आपको अब कोडिंग की जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला, आप पैनल से, अपने एडमिन पैनल से अपनी वेबसाइट के यूआई को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज में गया, अब देखिए ये जो हेडिंग आ रही है आपको चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया 1, पब्लिश। यहां पे देखिए वर्डप्रेस लिखा रहा था, ये वर्डप्रेस 1 हो गया। इसी तरीके से मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसको कस्टमाइज कर सकता हूं अपीयरेंस के थ्रू। विजिट्स, मुझे कोई भी विजिट डालना है तो मैं विजिट डाल सकता हूं। लेट्स से एज्यूम मैंने यहां डाल दिया कस्टम HTML और डाल दिया यहां पे अबाउट मी, माय नेम इज विशाल, और सेव कर दिया। रीलोड किया तो देखिए यहां पे ये लेफ्ट हैंड पे विजिट्स आ रहे हैं, यहां पे जो मैंने डेटा डाला था मेरा वो डेटा आ गया। फिलहाल के लिए डन कर देते हैं इसे। मेन्यू, मेन्यू आपको कहां पे डालने हैं? फिलहाल इस वेबसाइट में कोई मेन्यू बना ही नहीं है, अगर आपको मेन्यू बनाने हैं तो आप मेन्यू बना सकते हैं। लेट्स से मैंने डाल दिया टॉप मेन्यू, क्रिएट कर दिया मेन्यू को, और मेन्यू के अंदर मेरी दोनों चीजें डाल दी, ऐड टू मेन्यू, और इसको बोला टॉप नेविगेशन पे सेट कर दे, सेव मेन्यू। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहां पे ये बैनर के नीचे जो भी इसका टॉप सेक्शन था वहां पे मेरे मेन्यू डाल दिए। अगर मुझे मेन्यू से ये चाहिए कि नहीं ये सैंपल पेज जो है इसे हटा दो, कोई बात नहीं, सेव कर देते। इसने यहां से हटा दिया, खाली अबाउट को रख लिया। हेडर, ये अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ये इमेज मुझे चेंज करनी है, ये हाइड करनी है, हाइड कर देते, पब्लिश कर देते। रीलोड, देखिए आपका वो जो इमेज था चला गया। आपके पास बेसिकली एडमिन पैनल में ही पूरी पावर मिलती है, जो आपको करना है आप सब कुछ अपने एडमिन पैनल से कर सकते हैं। यही आपको फायदा मिलता है सीएमएस में। तो अब हमारा काम बेसिकली क्या था अगला, ये देखना कि अगर हमें अपनी थीम बनानी होगी, अपनी टेम्पलेट की फाइल बनानी होगी, तो हम वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं चलता हूं थीम में, और इसी के साथ मैं चलता हूं अब हमारे कोड में, और हमारा डेटा। अभी हमारे दो चीजें हम देखते हैं कि वर्डप्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इसके बाद हम इसके डेटाबेस पे चलते हैं। तो जो मेरा वर्डप्रेस का मेन फोल्डर है वो मेरा ये है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फाइल आपके लिए है वो है wp-config। खोलते हैं हम इसे। तो जब भी आपकी जो आपको अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या फिर लोकल होस्ट से सर्वर पे डालना है, तो ये आपका सबसे पहला एंट्री पॉइंट है जिसे आपको चेंज करना होगा।
आपका जो डेटाबेस का नाम है वो आपको डीबी अंडरस्कोर नेम में डालना है, जो यूजर है डीबी अंडरस्कोर यूजर में डालना है, पासवर्ड है वो डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड में डालना है, और जो भी होस्ट होगा वो डीबी अंडरस्कोर होस्ट में डाल देंगे। इसके अलावा इस फाइल में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। 3 फोल्डर आपको मिलते हैं, WP अंडरस्कोर एडमिन, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, WP अंडरस्कोर इंक्लूड अगेन कुछ नहीं करना है, WP अंडरस्कोर कंटेंट, ये आपका प्लेग्राउंड है। आपको जो भी चीजें करनी है वो इसके अंदर करनी है। थीम्स, जितनी भी आपकी थीम होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी, जितने भी आपके प्लगइन होंगे वो प्लगइन फोल्डर में जाएंगे। जब भी आप कुछ अपलोड करेंगे तो वो आपका अपलोड के फोल्डर में जाएंगे। अगर मैं अपलोड के फोल्डर में जाऊं तो बहुत सिस्टमेटिक वे में अपलोड का फोल्डर बनता है, ईयर, मंथ, और यहां पे आपका डेटा आ जाएगा डेट वाइज। चलते हैं हम पीछे और थीम में चलते हैं। तो जो भी आपको थीम बनानी है वो आपको इस फोल्डर के अंदर बनानी है। अब एक बार एक काम करते हैं, हम चलते हैं डेटाबेस पे भी। जब भी आपको अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे माइग्रेट करना है तो आपको एक तो मैंने बताया WP अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में चेंज करना पड़ेगा, और एक WP अंडरस्कोर ऑप्शंस में चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों रिकॉर्ड को, अगर आपने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जा रहे हैं तो आप दोनों के दोनों जगह पे अपने वो फोल्डर, अपने पाथ को डाल दीजिए, साइट URL में और होम में। ये बाकी इसका डेटाबेस है। WP अंडरस्कोर पोस्ट, देखिए अब अगर आप देखें तो हमने तो एक्चुअल में खाली 2 ही पोस्ट बनाई है। अगर आप एडमिन पैनल में चलें, सिर्फ 2 ही पोस्ट बनाई है। लेकिन अगर आप इसके डेटाबेस में जाएं तो यहां तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, हमने तो ये पोस्ट बनाई नहीं है। चलिए, आप बोल देंगे अरे सर यहां तो पेज भी तो डेटा सेव है, ठीक है, पेज भी देख लेते हैं कितने हैं। सिर्फ 3 पेज है और 2 पोस्ट हैं, तो भी ये 5 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो कितना, 1 2 3 4 11 12 13, मतलब यहाँ पे टोटल तो 12 रिकॉर्ड है। लेकिन हमने जो बनाई है पीछे वो तो 5 चीजें बनाई है, तो यहाँ पे ये इतना सारा डेटा कैसे आ गया? तो ये आपको थोड़ा सा जो वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर है वो बहुत अगर मैं बोलूं बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेटाबेस अपना बनाया हुआ है। तो ये डेटाबेस बेसिकली काम करता है, अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 5 चीजें हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टेटस देखें, पब्लिश 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 पब्लिश, तो यहाँ पे भी खाली 5 ही चीजें हैं जिनके स्टेटस जो है वो पब्लिश है। तो वर्डप्रेस क्या करता है, आपकी हर चीज को ऑटो सेव करता रहता है। जैसे कि देखिए, मैं अगर यहाँ जाऊं और ऐड पोस्ट करूं, और यहां पे कुछ भी डाल दूं, हे हेलो, चलें डेटाबेस में रीलोड करें, देखिए 14-15 इसने ऑटो लोड कर लिया मेरा ये सारा का सारा डेटा। देखिए आप, इसने बताया कि ये एक पोस्ट बनाने की कोशिश की गई है और उसको ऑटो सेव करता रहता है। तो वर्डप्रेस क्या करता है, जब तक आप किसी चीज को सेव नहीं करते तब तक वो उसको पब्लिश मोड में लेके नहीं आता है, और तब तक वो उसको जो है अपने डेटाबेस में बस उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसको सेव करता रहता है, कि अगर आपको कल को अपना कोई पुराना वर्जन भी लेके आना है तो आप उसको भी लेके आ सकते हैं। हटा देता हूं मैं इसे। अगली इसकी जो टेबल आती है वो एक आती है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, हम चलते हैं WP ऑप्शन में फिर से। तो एक्चुअली में जो वर्डप्रेस की पूरी जो मेनली वेबसाइट है वो WP अंडरस्कोर ऑप्शंस के साथ मैनेज होती है। तो ऑप्शन में ये क्या करता है कि यहाँ पे अपनी चीज का नाम डालता है और यहाँ पे उसके फील्ड का नाम डाल देता है। तो उसको जो भी बेसिकली जितनी भी वर्डप्रेस की सेटिंग होती है उसके लिए इसने क्या कर दिया, ऑप्शन अंडरस्कोर नेम में सेटिंग का नाम डाल दिया। जैसे कि अगर आप यहां पे देखें, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल ये है और ईमेल की वैल्यू क्या है, ये है। अब अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ता, सेपरेट टेबल बनानी पड़ती। लेट से अगर उसको यूजर की ईमेल आईडी खाली सेव करनी है तो एक सेपरेट टेबल बनानी पड़ती, ये URL को सेव करने के लिए एक सेपरेट टेबल बनानी पड़ती, ब्लॉग नेम, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन सेव करने के लिए सेपरेट टेबल बनानी पड़ती। तो इतनी सारी टेबल होती, तो टेबल को कम करने के लिए उसने एक सेपरेट टेबल बना दी WP अंडरस्कोर ऑप्शंस, और उसके अंदर जितना भी डेटा था वो डाल दिया यहाँ पे।
WP अंडरस्कोर टर्म, तो ये एक अलग टेबल आ जाती है आपकी, जहां पे अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी कैटेगरी थी और जितनी भी आपका रिलेशनल चीजें थी वो सारी की सारी ये WP अंडरस्कोर टर्म में सेव कर देता है। और यहां पे ये चीजें बता देता है कि जो टर्म आपने बनाया उसका आपस में रिलेशन क्या था। जितने भी यूजर बनेंगे वो ये टेबल में आ जाएंगे। यहां पे एक ही मेरे पास एडमिन का यूजर है इसलिए वो यहां पे आ रहा है। और इसी तरीके से बेसिकली जो वर्डप्रेस की टेबल्स हैं वो चलती हैं। तो अब हमारा जो सबसे मेन काम है वहां चलते हैं, जो कि था हमारा थीम डेवलपमेंट का। तो क्या करेंगे, ये वर्डप्रेस का जो कंटेंट के अंदर जो थीम्स का फोल्डर है वहां चलते हैं। और यहां पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं विशाल नाम से। जो हमारी थीम का फोल्डर है वो विशाल है। देखते हैं एक बार, एक एक करके यहां पे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। रीलोड। देखिए यहां पे एक ऑप्शन आया खाली ब्रोकन थीम्स के अंदर विशाल का, जिसके अंदर ये आया कि स्टाइल की फाइल जो है वो मिसिंग है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल की। तो हम गए यहां पे और मैंने यहां पे सेव कर दिया style.css। रीलोड करते हैं। देखिए style.css आ गया, लेकिन उसने क्या बोला कि अभी यहां पे टेम्पलेट मिसिंग है, नेम और डिस्क्रिप्शन भी साथ में मिसिंग है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पे हम जो हमारा थीम है उसका नाम डाल देते, थीम नेम। और मैंने थीम नेम में डाल दिया विशाल। देखते हैं अब क्या होगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो अभी भी कुछ यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमारा। ठीक है, थीम नेम हमारा आ गया। इसके बाद हम डाल देते हैं ऑथर नेम। ऑथर हमारा कौन है, तो मैंने ऑथर डाल दिया विशाल गुप्ता। अब एक काम करते हैं, यहां पे एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स की। सेव index.php। अब देखते हैं क्या होता है। रीलोड। देखिए अब यहां पे आपको एक आ गया नाम विशाल, और अगर आप थीम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया कि ये विशाल है थीम का नाम, और इसके ऑथर कौन है, विशाल गुप्ता। अगर आप ये CSS की फाइल में जाएं और इसको विशाल की जगह कर दें विशाल 1, इसे कर दें विशाल गुप्ता 1। रीलोड। देखिए चेंज हो गया आपका। तो ये CSS की फाइल में आपको बताना पड़ेगा कि आपका थीम का नाम क्या है और उसी के साथ साथ आपके जो ऑथर है वो कौन है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारी कोई इमेज नहीं आ रही, लेकिन बाकी जगह पे इमेज आ रही है। वो इसलिए क्योंकि उसके लिए हमें एक फाइल डालनी पड़ती है स्क्रीनशॉट नाम से। मैं क्या करता हूं, कोई और स्क्रीनशॉट की फाइल उठा लेता हूं और यहां डाल लेता हूं, और इसको एक काम कर लेता हूं, मेरे पेंट में एडिट कर लेता हूं। लेट्स से बस मुझे यहां पे दिखाना ही है कि मेरी थीम आई या नहीं आई, तो मैं यहां पे डाल देता हूं। इसको मैं काम करता हूं, हटा देता हूं और यहां पे डाल देता हूं विशाल थीम। रीलोड। देखिए विशाल थीम जो था वहां यहां पे आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एक्टिवेट। हमारी विशाल थीम एक्टिवेट हो गई, और जैसे ही अब आप रीलोड करेंगे तो आपको यहां पे ब्लैंक दिख गया। ब्लैंक क्यों दिखा आपको यहां पे, क्योंकि मैं ये बंद कर लेता हूं, ये तो क्योंकि जो हमारा इंडेक्स का पेज है वो ब्लैंक है। मैंने यहां पे डाला टेस्टिंग, तो देखिए यहां पे मेरा टेस्टिंग आ गया। तो आपको वर्डप्रेस के अंदर थीम बनाने के लिए जो बेसिक फाइल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्टाइल की फाइल और इंडेक्स की फाइल। ये दो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी किसी भी टेम्पलेट को बनाने के लिए। एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक हम HTML बना लेते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप की भी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है तो मैं उसको छोड़ देता हूं। हमने एक हेड बना लिया और हमने एक बॉडी बना ली, और यहां पे डाल दिया हेलो वर्डप्रेस। रीलोड। हेलो वर्डप्रेस आ गया। कंट्रोल F5 किया, व्यू सोर्स देखा तो हमें ये कंटेंट दिख गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो टेम्पलेट हमने बनाई हम इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहली मेरी हेडर की फाइल और मेरी फुटर की फाइल।
खोल लेता हूं मैं सबको। तो हेडर की फाइल में हम लोग हेडर का कंटेंट डाल देते हैं सब कुछ, बॉडी तक मैं यहां डाल देता हूं, फुटर में मैं ये नीचे का पार्ट खाली डाल देता हूं और बाकी का सब छोड़ देता हूं। अब अगर मेरी ये फाइल को मैं रन करूं तो ये फाइल खाली इतना सा रखती है। देखिए अब मेरा हेडर और फुटर यहां से चला गया, क्योंकि मैंने हेडर फुटर को तो हेडर डॉट पीएचपी और फुटर डॉट पीएचपी में डाल दिया। तो वर्डप्रेस ये बोलता है कि अगर आपको अपनी हेडर की फाइल को इंक्लूड कराना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गेट अंडरस्कोर हेडर। देखते हैं एक बार, देखिए हेडर डाला हमने तो हमारा हेडर का कंटेंट आ गया। और इसी तरीके से अगर हमने यहां पे फुटर डाल दिया तो हमारा फुटर आ गया। हेडर के लिए गेट अंडरस्कोर हेडर का यूज करेंगे, फुटर के लिए गेट अंडरस्कोर फुटर का यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक काम और कर लेते हैं हम यहां पे, कि जो हमारा हेड का पोर्शन है यहां पे हम एक और फंक्शन को कॉल करा लेते हैं और उस फंक्शन का नाम हो जाएगा wp अंडरस्कोर हेड। हेड देखिए क्या फर्क पड़ेगा, रीलोड किया, देखिए जैसे ही आपने wp हेड को इंक्लूड किया तो इसने ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस की जितनी भी सेटिंग हमारे हेड के लिए लगी हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ये ले आया। देखिए यहां पे ये रोबोट की सेटिंग को अपने आप ले आया। अब अगर आपने ये रोबोट की सेटिंग को इनेबल करना है तो आपको wp अंडरस्कोर हेड को डाल के रखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कि यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट में आपने वर्डप्रेस की जो एडमिन पैनल है उसके थ्रू आपने यहां पे इनेबल किया कि सर्च इंजन को मैं रोक के रखूं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपने हेड में ये टैग डालना पड़ेगा। अब अगर हम अपनी थीम बना रहे हैं तो हमें वहां पे ऑटोमेटिकली उस थीम को बोलना पड़ेगा कि वर्डप्रेस अगर ऑटोमेटिकली हमारे हेड में कुछ इंक्लूड करना चाहता है तो उसको इंक्लूड करने दे। अगर देखिए हम ये चीज यहां पे नहीं डालेंगे और व्यू सोर्स कर दें तो क्या होगा कि जो भी चीजें वर्डप्रेस हमारे हेड में डालना चाहता था वो नहीं आएंगी। रीलोड। तो जब भी आप थीम बनाएंगे आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं पेज डॉट पीएचपी बना लेते हैं। तो जब भी आप वर्डप्रेस में किसी पेज को कॉल करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपकी कॉल होती है वो होती है पेज डॉट पीएचपी। जैसे कि हेलो पेज। देखिए हम यहां गए वर्डप्रेस में और मैं किसी पेज पे जाता हूं और इसको फ्रंट एंड पे एक बार देखता हूं। देखिए जैसे ही आपने पेज डॉट पीएचपी पे आप गए तो इसने ऑटोमेटिकली आपकी पेज डॉट पीएचपी को कॉल कर दिया। और अगर ये पेज डॉट पीएचपी यहां पे नहीं होगी तो क्या होगा, हम पेज डॉट पीएचपी को रिमूव करते हैं 1 मिनट के लिए और रीलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इंडेक्स डॉट पीएचपी को कॉल करने लगेगा। तो जो भी आपका पेज कॉल होता है वो कॉल होता है पेज डॉट पीएचपी से, और अगर पेज डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करती तब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स डॉट पीएचपी को कॉल करा देगा। हमने पेज डॉट पीएचपी फिर से बना लिया तो इसने यहां पे फिर से पेज की फाइल को कॉल कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है सिंगल डॉट पीएचपी, और सिंगल डॉट पीएचपी होता है हमारे पोस्ट के लिए। देखिए हम पोस्ट में आए और हमने यहां से किसी पोस्ट के डिटेल पे गए। देखिए जैसे ही आप पोस्ट के डिटेल पे गए तो उसने ऑटोमेटिकली ये बता दिया हेलो पोस्ट, मतलब उसने इस फाइल को कॉल कर दिया। अब अगर मैं हेलो सिंगल डॉट पीएचपी को हटा दूं तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट पीएचपी को कॉल कराने लग जाएगा। तो जब भी आपको पोस्ट का डिटेल पेज बनाना है तो आपको सिंगल डॉट पीएचपी बनाना पड़ेगा। एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसका नाम है फंक्शंस डॉट पीएचपी। जैसे कि देखिए इस फाइल में मैं जाता हूं और एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन हेलो इको हेलो। अब हम चलते हैं और लेट्स से सिंगल डॉट पीएचपी में मैं खाली इस फंक्शन को कॉल करा देता हूं। अपने आप देखिए ये हेलो आ गया। तो आपको जितने भी अपने फंक्शंस बनाने हैं
और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो सके, तो आपको उन्हें functions.php के अंदर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही, जो मैंने आपको बताया है, स्ट्रक्चर वाइज खाली बताया है कि अगर आपको कोई भी वर्डप्रेस के अंदर थीम बनानी है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था फ्रेंड्स, वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके साथ में मैंने आपको ये बताया कि वर्डप्रेस में अगर आपको कोई थीम बनानी है वो किस तरीके से बनेगी, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपकी थीम बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कैसे आपको अगर एक HTML की टेम्पलेट को यहां पे इंटीग्रेट करना है तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और हम आगे के टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो हमारा वर्डप्रेस का वीडियो है और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वर्डप्रेस की, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और मुझे ये समझ में भी आता है कि जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ आपको वो पसंद आ रही है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।